चलिए आज से हम आपका सिलेबस शुरू करते हैं। मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया वह ज्योमेट्री है, ज्यामिति। मैंने ज्यामिति इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसका एग्जाम पर्पस से भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, और दूसरा इसको करना आसान है। यदि आप मैथमेटिकल मैनुअल में इसको करते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड किया जा सकता है, यदि आप प्रॉपर वे में इसको समझते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री का हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट से। देखिए, यदि आप किसी भी सिविलाइजेशन को नॉक करोगे तो उस सिविलाइजेशन के पास ज्योमेट्री का एक प्रॉपर एविडेंस मिलता है, एक प्रॉपर प्रूफ मिलता है। और सिर्फ एविडेंस ही नहीं, किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक इंडेक्स ज्योमेट्री को माना जाता है, विकास का एक सूचकांक ज्यामिति को माना जाता है। यदि आप चाहे वो हो इजिप्ट का सिविलाइजेशन हो, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का, चाहे वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सिविलाइजेशन हो, चाहे वह चाइना का सिविलाइजेशन हो या कोई और सिविलाइजेशन हो, हर एक सिविलाइजेशन में ज्योमेट्री का एक प्रॉपर प्रूफ मिलता है। तो हम इजिप्ट के सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन है यह नील रिवर के किनारे का सिविलाइजेशन है, और नदी में बाढ़ आने का तो कॉन्सेप्ट होता है, पानी ओवरफ्लो करने का तो कॉन्सेप्ट होता है। तो नील में भी ओवरफ्लो हुआ करता था, और ये ओवरफ्लो का नुकसान क्या था कि नील रिवर जो एग्रीकल्चर लैंड या और भी जो लैंड था, जो कृषि का भूमि था, उसके डिवाइडर को, मतलब अड्डा आरी को, उसको तोड़ के बहा के लेके चला जाता था। और जब पानी पीछे लौटता था तो इस सिविलाइजेशन के लोग अपने एग्रीकल्चर लैंड को प्रॉपर तरीका से व्यवस्थित किया करते थे। इसका मैथमेटिकल यूज या मैथमेटिकल इंपैक्ट क्या हुआ, क्योंकि इस सिविलाइजेशन के लोगों के पास शेप और उसके प्रॉपर डायमेंशन के बारे में, उसके एरिया के बारे में प्रॉपर ज्ञान रहा होगा, तब तो अपने एरिया को या अपने एग्रीकल्चर लैंड को प्रॉपर तरीका से व्यवस्थित किया करते थे। और दूसरा, इजिप्ट के सिविलाइजेशन के लोगों के पास पिरामिड का अच्छा ज्ञान रहा होगा। उनके पास पिरामिड के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहा था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सिविलाइजेशन पे आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो इस सिविलाइजेशन का जो कुछ शहर है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में व्यवस्थित है, चाहे वो हड़प्पा हो या फिर मोहनजोदारो हो, प्रॉपर माइनर में व्यवस्थित है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समानांतर हैं। इसका मैथमेटिकल मतलब हुआ कि इनको पैरेलल लाइन का ज्ञान रहा होगा। जो घर है वो क्यूबाइड शेप का है, घनाभ के आकार का है। और यहां पर जो ब्रिक्स यूज किया गया है उसका एक स्पेशल डायमेंशन है, 4:2:1। मतलब इनको शेप और उसके सिमेट्रिसिटी के बारे में प्रॉपर ज्ञान रहा होगा। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, वैदिक पीरियड में जब इंटर करते हैं, तो वैदिक पीरियड को ज्योमेट्री का गोल्डन एरा कंसिडर किया गया है। देखो, वैदिक पीरियड में अग्नि का, फायर का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इस कारण से यज्ञ का, हवन का प्रथा है, यज्ञ का प्रथा है। आप यदि रामायण देखे होंगे तब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करवा लो, तो एक यज्ञ करवा लो। किसी ने पाप किया है तो उसके प्रायश्चित के लिए भी यज्ञ का एक विधा है। भगवान श्री रामचंद्र को पूरे विश्व में अपने सामर्थ्य को बताना था, तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। तो यज्ञ का ज्यामिति से क्या संबंध है? तो देखो, हर एक यज्ञ के लिए एक वेदी बनाया जाता है, और हर एक वेदी एक स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्री को कंसिस्ट करता है। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। इसको श्रीयंत्र बोलते हैं। इसका जो सोर्स है अथर्ववेद है। इसमें 43 छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं और 9 इंटरकनेक्टेड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसको बनाने के लिए उस समय थ्रेड का यूज किया जाता था। इससे ये पता चलता है कि समझो उस समय के लोगों को ज्यामिति का कितना गहरा समझ रहा होगा, ताकि इतने कॉम्प्लिकेटेड फिगर को वो कंस्ट्रक्ट करते थे। और इस तरह के हर एक फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वैदिक पीरियड में एक बुक आया, इसका हिस्ट्री 800 BC टू 500 BC का माना जाता है, शल्वसूत्रा। ये एक बुक है जिसमें वेदी बनाने का
रूल दे रखा है, डिसिप्लिन दे रखा है कि इस बेदी को कैसे बनाएंगे, एक ट्रेंगल का दूसरे ट्रेंगल से कैसे इंटरकनेक्शन होगा, इसका सारा इंफॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आप यदि और दूसरे सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो उस सिविलाइजेशन के पास भी ज्योमेट्री का कुछ ना कुछ प्रूफ मिलता है, लेकिन अभी तक ज्यामिति जो है वो सिर्फ उपयोग में लाने वाला ज्यामिति है। अभी तक ज्योमेट्री का कोई मैथमेटिकल वर्जन, यानी उसको अभी कुछ किसी ने मैथमेटिकल जामा नहीं पहनाया है, किसी ने मैथमेटिकल प्रॉपर जो ड्रेस्ड होता है उसको नहीं, मैथमेटिकल ड्रेस में नहीं लाया है। इसके बाद ग्रीक के मैथमेटिशियन आते हैं और ग्रीक के मैथमेटिशियन का ज्यामिति में बहुत ही रिवॉल्यूशन वाला काम रहा है। तो मैं कुछ आदमी का नाम मैं बताता हूं, कुछ मैथमेटिशियन का। थेल्स का, थेल्स ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने मैथमेटिक्स में प्रूफ को इंट्रोड्यूस किया। अब क्वेश्चन बनता है कि बताओ भाई कि प्रूफ का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रूफ इन मैथमेटिक्स। देखो गणित में जब हम शुरुआत करते हैं तो इसको गणित का गॉड पार्टिकल माना जाता है कि देयर आर नो सेंटेंस इन मैथमेटिक्स। इट्स मीन इन मैथमेटिक्स सेंटेंस मीन्स स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट हैज ओनली टू पॉसिबिलिटी आइदर देन ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब गणित में वाक्य का मतलब कथन से होता है और कथन का सिर्फ दो ही संभावना है, या तो कथन सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मतलब कथन सही भी है और कथन गलत भी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे समझ सकते हैं इसको, इसे इंग्लिश में जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है लगभग वही यहां पर स्टेटमेंट का मतलब है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने खाना खाया, इसका दो पॉसिबल आंसर हो सकता है, यस और नो। मतलब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि इसका दो ही पॉसिबिलिटी है, ट्रू और फॉल्स। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि आपने क्या खाया, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट का प्रॉपर मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैथमेटिक्स में हम किसी भी स्टेटमेंट के ट्रुथ को स्टेब्लिश करते हैं बाय द मैथमेटिकल लॉजिक, और इसी प्रोसेस को हम प्रूफ कहते हैं। तो प्रूफ क्या हुआ? प्रूफ इज अ प्रोसेस दैट एस्टेब्लिश ट्रूथ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाय द मैथमेटिकल लॉजिक। कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकल लॉजिक के द्वारा गणित में हम प्रूफ को स्टेब्लिश करते हैं। और थेल्स ने कहा था कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड सर्कल इनटू टू पार्ट ऑफ इक्वल एरिया, उसको दो भाग में विभाजित करता है और समान एरिया में विभाजित करता है। इसके बाद फॉलोड बाय द पाइथागोरस। पाइथागोरस इज ए स्टूडेंट ऑफ थेल्स। कई काम है पाइथागोरस का भी, आप इनका वन ऑफ द फेमस थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। वो जब क्लास जब इनका टॉपिक है तो मैं उसमें करवाऊंगा। देखो इसके बाद एक मैथमेटिशियन आते हैं यूक्लिड। यदि यूक्लिड नहीं होते तो हमें मैथमेटिक्स का जो अभी तक जो प्रॉपर डिजाइन किया हुआ मैथमेटिक्स मिलता है वो नहीं मिलता। यूक्लिड ने क्या किया कि उस समय के सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उन्होंने एक बुक बनाया जिसका नाम एलिमेंट है। और इस बुक में उन्होंने सारे उस समय के जितने पहले का इंफॉर्मेशन था उसको उन्होंने कलेक्ट किया। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री से सम डिफिनेशन, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स। देखो बाबू, ये फर्स्ट मैथमेटिकल नॉक है आपको कि आप यहां डिफिनेशन देने का क्या तरीका हो सकता है गणित में, एक्सियम का क्या मतलब होता है, पोस्टुलेट्स का क्या मतलब होता है। तो चलिए कुछ डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। और जो इनका सोर्स है वो यूक्लिड का बुक है एलिमेंट, और मैंने उसके किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है। हमने अपने उपयोगिता के हिसाब से हमने डिफिनेशन, एक्सियम और पोस्टुलेट्स को सेलेक्ट किया है। और यदि नंबर 1 2 3 मिले, इसका ये मतलब नहीं होता कि यूक्लिड के बुक का ऑर्डर 1 2 3 है। ठीक, तो हम डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो यूक्लिड के डिफिनेशन से आप ये सीखते हो कि मैथमेटिक्स में परिभाषा देने का, डिफिनेशन देने का क्या तरीका हो सकता है। हम मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं किसी चीज को, दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यूक्लिड ने एलिमेंट पॉइंट का डिफिनेशन दिया कि पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट।
बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। और जैसे हम लोग भी पढ़े थे बिंदु का जो परिभाषा, कहते हैं बिंदु वह निशान जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, सिर्फ स्थान मात्र को संकेत कर उसे बिंदु कहते हैं। देखो इस डिफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्या गैप है। मैथमेटिक्स कहता है कि यदि लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है तो बिंदु नहीं होगा, यदि बिंदु एग्जिस्ट करता है तो उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ ना कुछ जरूर होगा। इस डिफिनेशन में भी प्रॉब्लम है। देखना ध्यान से, जिसे यहां लिखा हुआ है कि विच हैज नो पार्ट। अब यहां नो पार्ट का या पार्ट का क्या मतलब हो सकता है? तो किसी ने पार्ट का मतलब एरिया से समझा, तो फर्दर एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। किसी ने एरिया का मतलब लेंथ और ब्रेथ से समझा, तो अब लेंथ और ब्रेथ को डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब यूक्लिड के पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमको एक सीक्वेंस ऑफ डिफिनेशन देना पड़ रहा है जो जिसका अंत होते हुए नहीं दिख रहा है। तो मैथमेटिक्स में यदि डिफिनेशन में लूप का फॉर्मेशन हो तो डिफिनेशन का बहुत ही कैजुअल, बहुत ही खराब तरीका माना जाता है। सेम प्रॉब्लम ये लाइन के भी डिफिनेशन में है और पृष्ठ के भी डिफिनेशन में है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम गणित में क्या करते हैं? देखो एक बहुत ही फेमस देहात में कहावत यूज होता है कि बताओ कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया। तो मैथमेटिक्स इस प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाला है। यदि हम पहले मुर्गी को एज्यूम करते हैं, हम मानते हैं कि पहले मुर्गी आया तो उसके बाद के मैथमेटिक्स को हम पढ़ लेंगे। यदि हम मानते हैं कि पहले अंडा आया तो उसके बाद के मैथमेटिक्स को पढ़ लेंगे, दिक्कत नहीं। पहले मुर्गी आया पहले अंडा आया, ये मैथमेटिक्स में एक्सप्लेनेशन का टॉपिक नहीं हो सकता। इसी तरह से इस तरह के डिफिनेशन से बचने का तरीका मैथमेटिक्स में क्या है? तो कुछ कुछ चीज को हम अपने विवेक पर छोड़ते हैं। मतलब यदि कोई पूछे कि पॉइंट का क्या डिफिनेशन है तो हम बताएंगे देखो गणित के सेंस में बिंदु का कोई परिभाषा नहीं है, लाइन का कोई परिभाषा नहीं है, पृष्ठ का कोई परिभाषा नहीं है। इसको मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड टर्म कहते हैं, अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि गणित में बिंदु का, लाइन का और पृष्ठ का कोई डिफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं है। इसके बाद हम यूक्लिड के एक्सियम पर मूव करते हैं। देखो हमने यूक्लिड का 3 एक्सियम कंसिडर किया, और भी सारा एक्सियम है, ये हमारे लिए जो यूजफुल है मैंने उसको कंसिडर किया। तो पहला एक्सियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना है, कि वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखो मैं इसको समझाता हूं। ये हमारे पास 3 बॉक्स है, एक में एप्पल रखा हुआ है, एक में मैंगो रखा हुआ है और तीसरे में बनाना रखा हुआ है। इसमें 5 एप्पल रखा हुआ है, इसमें 5 मैंगो रखा हुआ है, इसमें 5 बनाना रखा हुआ है। अच्छा बताओ, जितना एप्पल है नंबर ऑफ एप्पल उतने ही नंबर ऑफ मैंगो है, और जितना नंबर ऑफ मैंगो है उतने नंबर ऑफ बनाना है। इसे क्या कंक्लूड किया? जितना एप्पल है उतने ही बनाना है। मतलब वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये एक टूल है जहां से हम इक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे एक्सियम पर आते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। एक्सियम नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियम है, और ये मैथमेटिक्स में पहला टूल है जिसके द्वारा हम किसी दो चीज को इक्वल प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वो वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, कोइंसाइड करना, कंप्लीट ओवरलैप करना, वो एक दूसरे के बराबर होती है। ऐसे समझो, यदि आप कभी कोई लड़की कपड़ा के दुकान में गई होंगी खरीदने के लिए, सूट के लिए, तो कपड़ा का दुकान क्या करता है कपड़ा दुकान वाला? उसके पास एक फीता होता है और उसको कपड़ा के ऊपर रखता है और बोलता है आपका 1 मीटर कंप्लीट हो गया। मतलब वो फीता और वो कपड़ा एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है बाय द लेंथ। तो हम बोलते हैं कि जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ उसका है। जैसे आपके नोटबुक का 2 पेज एक दूसरे पे को कंप्लीट ओवरलैप करता है, एक दूसरे पे संपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि उस दोनों का मेजर आपस में इक्वल है। यदि हम एरिया वाइज गए तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, दिक्कत नहीं। इसका जो मैथमेटिकल यूज है मैं आपको बताता हूं एक्सियम 2 का,
जैसे कि देखो, ये एक हमने एक एंगल कंसिडर किया ए बी सी डी। मैं अब यहां के रिलेशन में आपसे पूछता हूं कि एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी के मेजर पे क्या तुम कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? इस दोनों के मेजर में क्या कोई रिलेशन हो सकता है? तो यूक्लिड का एक्सियम 2 कहता है कि हाँ, ये दोनों का मेजर आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी एंगल ए बी सी को ओवरलैप करता है, ए बी पर समपाती होता है, इसलिए दोनों का मेजर आपस में। अब आपको एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्वेश्चन आप ऐसा करते होंगे कि ऐसा है तो इस दोनों के सम करो और इसको लिख देते। अभी आपको एक्सप्लेनेशन मिला कि ऐसा होता क्यों है। बाय द यूक्लिड एक्सियम नंबर 2, इफ वन थिंग्स आर कोइंसाइड विथ अनदर देन देयर मेजर आर इक्वल। इसका जो सेकेंड यूज है मैं उसको आपको बताता हूं। जैसे कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है ए बी, इसके इन बिटवीन बीच में का मतलब मिड पॉइंट मत समझ लेना, इसके बीच में कोई एक पॉइंट सी है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ए सी प्लस सी बी और ए बी में क्या कोई रिलेशन हो सकता है? फिर वही करते हैं एक्सियम नंबर 2 यूक्लिड का, ए सी और सी बी दिस एंड दिस ए बी पर कोइंसाइड करता है। तो जो ही दो चीज कोइंसाइड करता है उसका मेजर आपस में इक्वल हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों का मेजर आपस में। ये यूक्लिड के एक्सियम नंबर 2 का एडवांटेज है, दिक्कत नहीं। मैं अब एक्सियम नंबर 3 पर आता हूं। जब मैं इसका यूज करना शुरू करूंगा, जब मैं आगे क्लास बढ़ेगा, तब आपको इसका प्रॉपर यूज पता लगना शुरू हो जाएगा। और तीसरा एक्सियम क्या कहता है कि द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई इसका यूज क्या है? इसका यूज करके हम शुरुआती दौर में ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 4 और 3 में कौन बड़ा है, तो आपका आंसर होता है कि 4 बड़ा है। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? क्या कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन है? इसका कई एक्सप्लेनेशन है, तो एक एक्सप्लेनेशन यूक्लिड के सेंस में दिया जाता है। देखो कैसे हम 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। देखो ये क्या है? होल है और ये इसका पार्ट है। तो बाय द एक्सियम नंबर 3 होल इज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब 4 जो होगा वो 3 से बड़ा हो जाएगा। तो एक्सियम नंबर 3 से हम लोग ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके बाद हम अब कुछ पोस्टुलेट्स पे चलते हैं, जो यूक्लिड का पोस्टुलेट्स है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बताओ कि किसी एक पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो? तो देयर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, दिक्कत नहीं। क्या 2 पॉइंट से पास करने वाला रेखा भी अनंत होगा? तो यूक्लिड कहते हैं कि नहीं, 2 पॉइंट से हम वन एंड ओनली वन मतलब यूनिक लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यदि कहीं हमारे पास 2 पॉइंट है तो इससे पास करने वाला जो रेखा होगा सिर्फ एक ही रेखा होगा। तो यही यूक्लिड कहते हैं, जैसे हमने P एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट Q लिया, इस पॉइंट से पास करने वाला कितना लाइन होगा? तो वन एंड ओनली वन यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड Q। दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बनता है कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स का क्या मतलब होता है। देखो, मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट के ट्रुथ को इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस है, लेकिन हर एक स्टेटमेंट के ट्रुथ को इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस नहीं है। कुछ कुछ ऐसा स्टेटमेंट हम कंसीडर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जिसके ट्रुथ को बिना इस्टेब्लिश किए हुए उसको सही मान लेते हैं। मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और इस तरह के स्टेटमेंट को हम एक्सियम कहते हैं या पोस्टुलेट्स कहते हैं। यदि एक्सियम और पोस्टुलेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यदि आप समझना चाहते हैं कि यदि थोड़ा भी अंतर है तो क्या है, तो इसको ऐसे समझो, यदि होल मैथमेटिक्स में यदि यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो उसको एक्सियम बोलेंगे। इन पर्टिकुलर
यदि ज्योमेट्री में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ मैथमेटिकल स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो हम उसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों का एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग एक ही है। और इसके बाद आइए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर मैं आपका क्लास खत्म कर दूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें यूक्लिड के एक्सियम का यूज हो रहा है, और इसके यूज से आपको समझ में भी आएगा कि हम एक्सियम का कैसे यूज करते हैं। तो पहले मिड पॉइंट के डेफिनेशन से मैं शुरुआत करता हूं। देखो मिड पॉइंट का क्या डेफिनेशन है। पहला स्टेटमेंट, इफ ए पॉइंट देखो इफ ए पॉइंट सी इज सेट टू ए मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो पहला कंडीशन है कि सी जो है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, ए से सी का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। मतलब ए सी इक्वल्स टू सी बी। कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसा कंडीशन है तब सी को ए और बी का मिड पॉइंट हम बोलते हैं। ठीक, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक मैं क्वेश्चन इसमें रखा हुआ हूं। हाँ, यदि कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और सी उसका मिड पॉइंट है, तो ए बी के लेंथ में और ए सी के लेंथ में क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये रिलेशन है हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए सी। कैसे इसको करते हैं देखिए इसमें। हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी। एक्सियम नंबर 2 ऑफ यूक्लिड, इफ वन थिंग्स आर कोइंसाइड विथ अनदर देन देयर मेजर आर इक्वल। मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी। ये यूक्लिड का हम एक्सियम नंबर 2 यूज किया। अब दूसरा, हम प्रीवियस मिड पॉइंट का डेफिनेशन पढ़े हैं। यदि ये मिड पॉइंट है तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए सी और सी बी आपस में इक्वल है। देखो हमको इस इंफॉर्मेशन में ए सी रखना है, तो सी बी को डिलीट कर देते हैं, तो सी बी की जगह पे ए सी पुट करते हैं। देखो हमारा क्या इंफॉर्मेशन बनेगा, ए सी प्लस ए सी, दिस इज ए बी, और ए सी प्लस ए सी 2 टाइम्स ए सी, दिस इज ए बी। और अगला स्टेप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे। मतलब ए सी को हम लिख देंगे हाफ ऑफ ए बी। देखो यहां पर हमने यूक्लिड का एक्सियम नंबर 2 यूज किया और इसके बाद हमने डिफिनेशन का यूज किया। कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं। अब क्वेश्चन है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का कितना मिड पॉइंट हो सकता है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या सिर्फ 1 हो सकता है। इसका आंसर है कि सिर्फ 1 हो सकता है। तो अब कैसे हो सकता है इसको बताओ। देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, हम ए बी एक हमने लाइन सेगमेंट ले लिया। हमने ऐसा एज्यूम किया कि इसका 2 मिड पॉइंट है, सी और सी डैश, 2 इसका मिड पॉइंट है। देखो इधर अब यहां पर हम ये दिखा दें कि सी और सी डैश एक ही पॉइंट है, सी सी डैश पर कॉन्साइड कर जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। तब क्वेश्चन है कि इसको कैसे कॉन्साइड करवाएंगे। देखो यहां पर हम जो टेक्निक यूज करेंगे, इफ सी सी डैश, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड सी डैश इज 0, तो इसका सिंपल मतलब हो जाएगा कि सी कॉन्साइड विथ सी डैश। यही टेक्निक हम यहां यूज करने वाले हैं। और आपको एक टेक्निक मिला कि 2 पॉइंट को इक्वल दिखाने का क्या था, एक ही पॉइंट है, इक्वल है, कैसे दिखाओगे। यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि 0 हो जाए तो दोनों पॉइंट इक्वल होता है। देखो इसको करेंगे क्या, यदि ए सी मिड पॉइंट है तो इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे,
तो AC को लिख सकते हैं AB का हाफ, और AC डैश यदि मिड पॉइंट है तो इसको भी लिख सकते हैं AB का हाफ। अब एक्सियम नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे, यदि एक ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए इक्वल टू सी है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब ए सी जो है वो ए सी डैश के इक्वल है, दिक्कत नहीं। अब हम एक्सियम नंबर 2 यूज करते हैं यहां, तो ए सी डैश को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी सी डैश, और ए सी को दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दिए, हमारा क्या इंफॉर्मेशन आया, सी सी डैश इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि सी कोइंसाइड टू सी डैश, तो ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो हमारा क्या कंक्लूजन हुआ कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। तब इसको थोड़ा सा सुधारते हैं, मिड पॉइंट को द मिड पॉइंट लिखते हैं, यूनिकनेस प्रॉपर्टी अब इंसर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये इस प्रोसेस में इस क्वेश्चन को इस्टेब्लिश करने में यूक्लिड का 2 एक्सियम यूज हुए, एक्सियम नंबर 1 और एक्सियम नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।